Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 2nd of March 2022. तो गाइज आज है तारीख 2 मार्च 2022 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट उससे पहले गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो और अपनी क्वेरीज को मुझसे पूछ सकते हो। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं, साथ ही साथ हम लोग वन वर्ड क्वेश्चंस को भी देखते हैं। इसका मतलब क्या है, तो आप लोग को ये वीडियो काफी अच्छे से सुनना है। लास्ट में मैंने आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस को लगा रखा है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग को इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो लास्ट में इसको सॉल्व करना, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ मैं इन क्वेश्चंस को काफी अच्छे से सॉल्व कर पाया हूं। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कल वाले क्वेश्चंस के आंसर कीज को देखेंगे, क्योंकि इनका डिस्कशन डेली बेसिस पर चलता है। तो कल मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, आंसर्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप लोग चेक कर सको कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए हैं। तो पहला क्वेश्चन कल आपसे पूछा गया था, जो चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि काफी ज्यादा चर्चा में है, एग्जैक्टली इस पावर प्लांट को कैप्चर कर लिया गया है रशिया के थ्रू। तो ये आपको लोकेटेड देखने को मिलेगा यूक्रेन की कैपिटल कीव से 130 किलोमीटर दूरी पर एक जगह है वहां पर। तो एग्जैक्टली पूछा गया उस जगह का नाम क्या है, तो उसका नाम है प्रिप्यात। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि लगभग 6 P-8I जो एयरक्राफ्ट हैं ये हमारे पास आने वाले हैं, इनके अंदर एक एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम देखने को मिलेगा। नाउ ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ये यूएस हम लोग को प्रोवाइड करवा रहा है, लेकिन क्यों? क्योंकि भारत ने यूएस के साथ एक अग्रीमेंट साइन कर रखा है कोमकासा। कोमकासा की फुल फॉर्म क्या है, तो वह है कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, जो बैटल ऑफ सरायघाट है ये लड़ी गई थी ब्रह्मपुत्र की बैंक पर, आखिरकार कहां पर है ये? तो एग्जैक्टली जो जगह है वो गुवाहाटी में ये बैटल लड़ी गई थी, 1671 का ये टाइम था। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, ये जो बैटल ऑफ सरायघाट था यहां पर किसने किसके ऊपर विजय प्राप्त की थी? तो अहोम्स की यहां पर विक्ट्री हुई थी मुगल्स के ऊपर। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, जो मिलन एक्सरसाइज जो 2022 है इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है कैमरेडेर, कोहेशन और कोलेबरेशन। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, जो अभी मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग पहला अपना खुद का चीता सेंचुरी बनाने वाले हैं, तो कहां पर वो बनाया जाएगा? तो वो है कुनोपालपुर नेशनल पार्क। ये आपको ध्यान रखना है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है, ये हमारे देश का पहला चीता सेंचुरी बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जो एशियाटिक चीता है ये यहाँ पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मतलब कि बहुत कम ही इनकी प्रजाति बची है, बहुत कम एरिया में ये देखने को मिलते हैं। तो अभी जो एशियाटिक चीता है ये सिर्फ और सिर्फ ईरान के अंदर पाए जाते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप आप सभी लोगों ने इन सभी के आंसर्स बिल्कुल सही सही दिए होंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं आगे हमारे डिस्कशन को। यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे पहले मैं आप लोगों से वही बात बोलना चाहूंगा जो डेली बेसिस पर बोलता हूं, चाहो तो आप लोग साथ ही साथ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, अदरवाइज इस लेक्चर का पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाई देता हूं टेलीग्राम पर, वहां से डाउनलोड कर लेना और जब भी दिन में टाइम मिले इस पीपीटी में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकालकर अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेना। नाउ जो आर्टिकल है पहला ये बात करता है, रशिया की स्पेस एजेंसी ने एक थ्रेट, एक धमकी दे दी है कि जो ये आईएसएस है यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये अमेरिका के ऊपर गिरा दिया जाएगा। अमेरिका के ऊपर नहीं गिराया गया तो चाइना के ऊपर गिर जाएगा, चाइना के ऊपर नहीं गिरा तो इंडिया के ऊपर गिर जाएगा। तो ये अपने आप में एक ह्यूज साइज का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जैसा एक फुटबॉल प्लेग्राउंड आपने देखा होगा। तो फुटबॉल प्लेग्राउंड के बराबर हमने एक स्टेशन बना रखा है, हमने तो नहीं कह सकते, लगभग यहां पर 5 देशों ने मिलकर ये काम किया है, उनकी स्पेस एजेंसीज ने मिलकर काम किया है, उस पर मैं आगे आऊंगा। तो अभी यहां पर क्या हुआ, इस स्पेस स्टेशन को गिराने की धमकी दे दी है रशिया ने। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता ही है रशिया यूक्रेन के बीच में काफी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। तो इनको रोकने के लिए रशिया यहां पर यह धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देख पाओगे ये आर्टिकल खुद इंडियन एक्सप्रेस ने डिटेल में कवर किया है, एक्सप्लेन सेक्शन पर काफी अच्छे से इसको समझाया गया था, यहीं से ये आर्टिकल लिया गया। रशिया स्पेस एजेंसीज थ्रेट ऑन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अमिड यूक्रेन क्राइसिस। आई होप आपको यहां पर ये क्लियर हुआ। अब पहले तो मैं आपको बताऊं, ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। हमारे जो लोग हैं वो यहां पर जा सकते हैं, यहां पर रहकर अपनी रिसर्च कर सकते हैं, कुछ टाइम गुजार सकते हैं। तो इस प्रकार से इस पूरे रिसर्च स्टेशन को डेवलप किया गया है।
आगे बढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि आखिरकार जो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसको ओन कौन करता है, किसका है आखिरकार ये। तो देखो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लेकर एक अग्रीमेंट हुआ था, इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट इसका नाम है। और इस अग्रीमेंट का जो आर्टिकल 5 है वो बोलता है यहां पर कि लगभग आप देख पाओगे यहां पर टोटल 5 पार्टनर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहां पर इस पूरे स्टेशन को डेवलप किया है, और इन्हीं 5 पार्टनर्स का कंट्रोल है, इनका ही पूरी तरह से हक है, ऐसा यहां पर इस अग्रीमेंट का आर्टिकल 5 बोलता है। नाउ क्वेश्चन यह है वो 5 पार्टनर्स कौन कौन से हैं। तो यहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ओनर्स की जब बात आती है तो ध्यान से सुनते हुए चलना। इसमें है एक यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका, दूसरा आपको रशिया देखने को मिलेगा, देन यूरोपियन पार्टनर्स देखने को मिलेंगे, देन जापान है, देन कनाडा है। तो आखिरकार इन्होंने कैसे काम किया, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे आप लोगों ने सुना हुआ है कि भारत की एक स्पेस एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही यूएस के अंदर नासा देखने को मिलता है ना। तो यूएस के नासा ने बनाया है आईएसएस को, और रशिया के अंदर रॉसकॉस्मॉस है, तो रॉसकॉस्मॉस की तरफ से ही यह धमकी आई है कि इस स्टेशन को हम लोग गिरा देंगे और यूएस के ऊपर गिर जाएगा, नहीं तो यहां पर चाइना इंडिया की तरफ गिरता हुआ यह नजर आएगा। या फिर अगर हम लोग देखें तो जापान का जो है जाक्सा, इसने मिलकर यहां पर आईएसएस को बनाया है। तो मतलब ये 5 पार्टनर्स हैं, इन 5 पार्टनर्स की अलग अलग स्पेस एजेंसीज हैं जिन्होंने मिलकर इस पूरे आईएसएस को डेवलप किया है। मैं आप लोगों से यह बताना चाहता हूं। क्लियर हुआ। नाउ क्वेश्चन यह है कि यहां पर यह क्यों बोला जा रहा है कि इंडिया या चाइना के ऊपर गिर सकता है। तो अभी इसकी लोकेशन कुछ इस प्रकार से है कि बिल्कुल यहां पर देखो, रशिया के ऊपर तो ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये गिरता हुआ जो नजर आएगा वो यूएस के ऊपर गिरता हुआ नजर आएगा, या यूएस के अलावा जो चाइना है या फिर इंडिया के ऊपर गिरता हुआ नजर आएगा, ये रशिया का कहना है, ठीक है। रशिया के स्पेस एजेंसी के जो लीडर है उन्होंने खुद यहां पर एक ट्वीट करके बताया, ट्वीट मैंने नहीं लगाया, आप लोग जाकर सर्च कर सकते हो उस ट्वीट के बारे में। क्लियर हुआ। तो आई होप आपको यहां पर ही समझ में आ चुका है कि पूरा सिनेरियो क्या है। बट ये पिक्चर मैंने क्यों लगाया, देखो इस पिक्चर को इसलिए लगाया क्योंकि आपको पता होगा कि मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसको हम लोग 2030 तक वैसे भी रिटायर करने वाले हैं। इस आईएसएस को गिरा दिया जाएगा वैसे भी समुद्र में। कहां पर गिराने की बातचीत की गई थी, तो पैसिफिक ओशन के अंदर जो यहां पर एक पॉइंट आता है, बीचों बीच आपको ये पॉइंट देखने को मिलेगा, यहां पर गिराने के बारे में बातचीत की गई थी, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट दिख रहा है, इसको हम लोग नेमो पॉइंट बोलते हैं। ये नेमो पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच है। जो भी हम लोग को सैटेलाइट वगैरह रिटायर करनी होती है, स्पेस से उतारनी होती है, तो यहां पर इस समुद्र के अंदर उतारा जाता है, क्योंकि इस एरिया के पास दूर दूर तक कुछ है नहीं। यहां से आप देख पाओगे लगभग 1666 माइल्स अवे ड्यूसी आइलैंड देखने को मिलेगा, इधर ईस्टर आइलैंड, मतलब ये जो भी जगह है, जो भी जगह लोकेटेड है वो बहुत ज़्यादा दूरी पर लोकेटेड है। तो यहाँ पर अच्छी खासी जगह है इस एरिया में। यहाँ पर आईएसएस को उतारने के बारे में चर्चा की गई थी कि इस समुद्र के अंदर गिरा दिया जाएगा उसको। क्लियर हुआ। लेकिन उससे पहले ये सब बवाल क्या हो रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया, तो मतलब इसको मैंने पास्ट वाली न्यूज़ के साथ भी कनेक्ट कर दिया है ना। उसके बाद ध्यान रखना, ये तो हमने बात कर ली कि दुनिया के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, बट अभी यहाँ पर कुछ और भी स्पेस स्टेशन है जिनके ऊपर काम चल रहा है और आने वाले टाइम पर भी काम चलने वाला है। तो अगर हम लोग बात करें, अभी तो देखो इकलौता ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो कि वर्क कर रहा है। इस स्टेशन को यूएस, रशिया, यूरोप, जापान, कनाडा बैक करते हैं, मैंने आपको बताया इनके थ्रू बनाया गया है। लेकिन चाइना अकेले भी यहाँ पर एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर काम ऑलरेडी कर रहा है, ठीक है। उसका नाम है तियांगोंग, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, तियांगोंग के ऊपर चाइना लगातार काम कर रहा है और काफी सारी चीजें सेट कर रहा है। आने वाले टाइम पर चाइना पूरी तरह से अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को तैयार कर देगा। क्लियर हुआ। तो आईएसएस के बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। तो आईएसएस क्या है, यहां पर एक ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है आर्टिफिशियल सैटेलाइट है और मानव के बनाया हुआ, ठीक है, मानव के थ्रू बनाया हुआ एक अपना आप में बहुत विशाल सा ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो कि अभी लो अर्थ ऑर्बिट पर घूम रहा है। नाउ क्वेश्चन यह है, लो अर्थ ऑर्बिट, आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हम लोग बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी की सरफेस से जो लो अर्थ ऑर्बिट है वो यहां पर कितनी दूरी पर होता है, उस डिस्टेंस के बारे में आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। क्योंकि मैं काफी बार बता चुका हूं लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में, जब मैंने आपको पीएसएलवी जीएसएलवी के बारे में पढ़ाया था। क्लियर हुआ। तो हम लोग अभी आईएसएस के बारे में बात करें, तो यहां पर मैंने आपको बताया आईएसएस को लॉन्च कर दिया गया था 1998 में। ये अर्थ के चक्कर मारता है, लगभग यहां पर बोला गया 92 मिनट्स में चक्कर मार देता है। उसके बाद यहां पर बोला गया जो ये आईएसएस प्रोग्राम है इसको किस किसने बनाया था वो आपने यहां पर समझ लिया है।
साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया ये हम लोग को काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देता है, स्पेस के एनवायरमेंट को लेकर रिसर्च करने में मदद करता है। हमारे बहुत सारे जो क्रू मेंबर्स हैं वो इस स्टेशन पर पहुंचते हैं, वहां पर बैठकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ रिसर्च वगैरह कर सकते हैं आराम से। तो ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। उसके साथ साथ यहाँ पर बोला गया जो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये लगातार रहने वाला है, और अभी यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो अभी तक का सबसे बड़ा, सबसे ह्यूज साइज का यहाँ पर कोई स्पेस में स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो कि अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। और इसको हम लोग 2030 तक ऑपरेट करेंगे। 2030 के बाद इसको कहां पर गिरा दिया जाएगा? पैसिफिक ओशन में जो पॉइंट ऑफ नेमो है वहां पर। आई होप आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इसके बारे में मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर के डिस्कशन में बताया था, बट काफ़ी सारे यहाँ पे रिक्वेस्ट आई थी, सर डेली करंट अफेयर के वीडियो में भी यहाँ पर स्विफ्ट बैन के बारे में एक बार बता देना। स्विफ्ट बैन होता क्या है? तो स्विफ्ट बैन काफ़ी चर्चा में है। रशिया को अभी इस स्विफ्ट से एक्सक्लूड कर दिया गया है, रशिया को बाहर निकाल दिया गया है, तो रशिया को काफ़ी नुकसान होने वाला है। तो इंडियन एक्सप्रेस का अगेन आर्टिकल है, एक्सप्लेन सेक्शन पर काफ़ी डिटेल में समझाया गया कि स्विफ्ट होता क्या है, प्लस रशिया को इसमें से बाहर निकालना, इसका मतलब क्या है कि रशिया के ऊपर कितना नुकसान होता हुआ नजर आएगा। पहली चीज, ये जो स्विफ्ट है ये कोई कार नहीं है, ठीक है? आपने कार के बारे में सुना होगा स्विफ्ट, बट स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? तो यहां पर इसकी फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। जो ये स्विफ्ट है ये यहां पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को करने में मदद करता है, ठीक है? एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो यहां पर ये यूएस हुआ, ठीक है, यहां पर इंडिया हुआ। अब अगर हम लोग देखें तो एक ये इंडिया हुआ सपोज। अब इंडिया को अपने कंट्री के अंदर कोई सामान खरीदा बेचना, किसी ने भी कुछ भी किया, तो इसको अमाउंट इधर से उधर भेजना है, इधर से उधर भेजना है। जब भी हम लोग अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो भारत के अंदर एक आईएफएससी कोड लगता है। आपको पता होगा बैंक का भी होता है एक आईएफएससी कोड, है ना? तो आईएफएससी कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आईएफएससी कोड नहीं है तो आप ट्रांसफर कर ही नहीं सकते मनी। उसी प्रकार से जब मान लो यहां पर हमें पेमेंट करनी है यूएस को, या यूएस को हमें कोई पेमेंट करनी है, तो उसके लिए लगता है स्विफ्ट कोड। बस खत्म मामला, ये सिंपल सा मतलब है। तो उसके लिए लगता है स्विफ्ट कोड। जैसे हमें अंदर ट्रांजैक्शन, अपने देश के अंदर ट्रांजैक्शन करने के लिए आईएफएससी कोड लगता है, उसी प्रकार से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए स्विफ्ट कोड लगता है। अब ये जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती है एक जगह से तो हो नहीं रही है, दुनिया भर की कंट्रीज हैं, आपस में व्यापार कर रही हैं, आपस में ट्रेड करती हैं, आपस में ट्रांजैक्शन करती हैं, तो उसी स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करती हैं, ठीक है? तो यहां पर ये स्विफ्ट कोड जो है, ये स्विफ्ट क्या करता है? बैंकों को कनेक्ट करने का यहां पर मकसद रखता है। इस स्विफ्ट से अगर हम देखें तो टोटल 11,000 बैंक जो हैं वो यहां पर कनेक्टेड हैं, जो कि स्विफ्ट की सर्विसेज को ले रहे हैं। लगभग 200 कंट्रीज के अंदर हम देख पाएंगे स्विफ्ट का यूज हो रहा है। तो इसमें से अगर हम लोग रशिया को बाहर निकाल देंगे तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि क्या नुकसान होगा। नुकसान ये होगा, रशिया के पास बाहर का कोई पैसा नहीं आएगा, बाहर से यहां से कोई पैसा बाहर लेगा नहीं रशिया का, क्योंकि स्विफ्ट कोड लगेगा और स्विफ्ट के बिना ट्रांसफर कुछ भी होगा नहीं। तो मतलब व्यापार वगैरह थम जाएगा, रशिया जो है अपने आप में बहुत सफर करता हुआ नजर आएगा। तो अभी इस स्विफ्ट से एक्सक्लूड कर दिया गया है रशिया को। क्लियर हुआ? तो अगर हम लोग स्विफ्ट के बारे में एक और बात देखें, ये जो स्विफ्ट है ये एक फाइनेंशियल मैसेजिंग है, यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। पूरे दुनिया भर का जो ट्रेड है वो यहाँ पर इस कोड के माध्यम से संभाला जाता है। प्लस इस पूरे स्विफ्ट को कब बनाया गया था? तो 1973 में बनाया गया था। ये जो स्विफ्ट का इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये है, क्या बेल्जियम पूरा संभालता है स्विफ्ट कोड को? तो ऐसा नहीं है। स्विफ्ट को संभालने के लिए कोई भी कंट्री नहीं है, ठीक है? आपको ध्यान रखना है, इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में स्थित है। हालांकि स्विफ्ट को रेगुलेट बहुत सारी कंट्रीज मिलकर करती हैं। अब रेगुलेट यहां पर आप कह सकते हो एक तरीके से इस पूरे स्विफ्ट को देखने वाली कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो कोई एक कंट्री नहीं है। यहां पर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नेदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स आपको देखने को मिलेगा। बेल्जियम को तो मैंने आपको बता ही दिया, इनके अलावा ये सारी कंट्रीज मेंशन करी गई हैं। जो इंडिया का भी सिस्टम है, आप देख पाओगे इंडिया के पास भी स्विफ्ट का एक्सेस है, पूरी तरह से हम लोग स्विफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि स्विफ्ट तो 1973 में आया, उससे पहले भी व्यापार हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था, तो उस समय हम क्या इस्तेमाल करते थे? तो स्विफ्ट से पहले इस्तेमाल किया जाता था टेलिक्स का, ठीक है? अब टेलिक्स को हमने बंद क्यों कर दिया? तो टेलिक्स यहाँ पर ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, इसकी स्पीड वगैरह बहुत स्लो थी, ठीक है? इसका सिक्योरिटी का काफ़ी कंसर्न था, ठीक है? इतनी ज़्यादा सुरक्षा नहीं थी यहाँ पर, और मतलब कि काफ़ी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से ये टेलिक्स वर्क नहीं कर पाया। उसकी वजह यहाँ पर हम लोग स्विफ्ट को लेकर आए।
अब क्वेश्चन ये है, चलो स्विफ्ट आ गया, स्विफ्ट से रशिया को बाहर निकाल दिया गया। अब रशिया को बाहर निकाल दे तो रशिया के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम लोग बात करें तो रशिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था स्विफ्ट के ऊपर, ठीक है, यहाँ से बहुत सारा ट्रेड करता था, क्योंकि रशिया की बात जब आप करते हो तो रशिया के अंदर ऑयल का प्रोडक्शन बहुत होता है, गैस बहुत प्रोड्यूस करता है। इनफैक्ट आपको ये भी पता होगा पूरा यूरोपियन यूनियन बहुत बुरी तरह से डिपेंडेंट है रशिया की नेचुरल गैस के ऊपर। रशिया गैस बहुत सारा एक्सपोर्ट करता है, बहुत सारा यहां पर ऑयल एक्सपोर्ट करता है, हम भी रशिया से ऑयल लेते हैं। तो स्विफ्ट का यहां पर अपने आप पे रोल काफी बढ़ जाता है। पैसा देना होगा तो उसके लिए अगेन यहां पर स्विफ्ट कोड लगेगा हमें ट्रांजैक्शन करने के लिए। क्लियर हुआ? तो अभी क्या है, रशिया के पास जो भी पैसा देखने को मिलेगा, जो भी इनके पास फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व मतलब विदेशी मुद्रा रखनी होती है किसी कंट्री को। अगर हम बात करें इंडिया के पास बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व रखा होगा, हम लोग रखते हैं, ठीक है, रखना पड़ता है एग्जैक्टली। और एक तरीके से जिसके पास फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज़्यादा भी है वो कंट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी मानी जाती है। अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के पास काफ़ी सारा यूएस डॉलर और ये सारा अमाउंट देखने को मिलेगा, तो हम लोग फॉरेन मतलब दूसरे कंट्री का पैसा लगते हैं। तो ऐसा ही रशिया के पास भी फॉरेक्स रिजर्व है। अब क्या है, कोई सामान खरीदे तो रशिया पेमेंट कर सकता है, बट क्वेश्चन यह है कि अब स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल होगा नहीं, तो फिर क्या होगा? रशिया का जो भी फॉरेक्स रिजर्व है वो यहां पर पड़ा पड़ा बेकार रहेगा, किसी काम का रहेगा नहीं। तो क्लियर हुआ? तो स्विफ्ट की वजह से क्या बुरा इंपैक्ट पड़ सकता है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद क्या बताया कि आज के टाइम पर रशियन मार्केट ऑलरेडी क्रैश कर चुका है, रशिया के अंदर महंगाई ऑलरेडी बढ़ चुकी है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। वहां पर लोग खुद कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट में जा चुके हैं, बट व्लादिमीर पुतिन कैसे ना कैसे संभालने वाले हैं वो यहां पर आगे टाइम बताएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? नाउ एक क्वेश्चन और दिमाग में आएगा, क्या आज तक किसी कंट्री को स्विफ्ट से बाहर निकाला है? तो बिल्कुल यहां पर ईरान को एक्सक्लूड कर दिया गया था, ईरान के ऊपर यहां पर स्विफ्ट बैन लगाया गया था, जिसकी वजह से ईरान की इकोनॉमी पूरी तरह से हिल गई थी। क्लियर हुआ? नाउ अब बात करते हैं इन सारी सिचुएशन में रशिया का स्टांस क्या है, रशिया क्या बोल रहा है। तो रशिया ने बोला कोई बात नहीं, लगाओ स्विफ्ट बैन। रशिया ने एक ऑल्टरनेटिव तैयार कर रखा है। ऑल्टरनेटिव क्या है? वो है SPFS, सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस। अब आप कहोगे तो ये काम किसके साथ करेगा? तो मतलब रशिया ने अपने रिलेशन चाइना के साथ डेवलप कर रखे हैं। ये रशिया पहले से ही चाइना के साथ रिलेशन को डेवलप कर चुका है। क्यों? क्योंकि पता था कि यूएस एक बहुत बड़ा दुश्मन है रशिया का। तो अब क्या है, यहां पर आप देख पाओगे यूएस ने तो स्विफ्ट बैन लगा दिया, ये कुछ नहीं हो पाएगा। रशिया ने बोला कोई बात नहीं, हमारे रिलेशन चाइना से काफ़ी अच्छे हैं, चाइना के साथ हमें मिलकर ये प्लेटफॉर्म डेवलप कर रखा है, स्विफ्ट की वजह ये प्लेटफॉर्म है। और यहां पर क्या है, इस पूरे प्लेटफॉर्म को सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया ने इसको डेवलप कर रखा है। और एग्जैक्टली यहां पर बताया यह जाता है कि चाइना के साथ ऑलरेडी रशिया कोलैबोरेट कर चुका है, जो भी व्यापार है वो चाइना के साथ करेगा। चाइना ऑलरेडी यहां पर एक ह्यूज मार्केट को कैप्चर करके रखता है आज के टाइम पर। तो एक बहुत बड़ा मार्केट यहां पर रशिया कैप्चर करके रखता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। क्लियर हुआ? तो कहीं ना कहीं स्विफ्ट को चैलेंज कर दिया है रशिया ने। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ है। तो इतना बुरा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, जिसकी वजह से लगातार रशिया आज के टाइम पर आप देख पाओगे लगातार अटैक कर रहा है यूक्रेन के ऊपर। अगला क्वेश्चन या फिर अगला आर्टिकल बहुत जबरदस्त आर्टिकल है, बात करता है इंडिया के व्हीट एक्सपोर्ट को लेकर। रशिया यूक्रेन का जो विवाद है, इस विवाद में भारत को एक फायदा हो सकता है। कहोगे क्या फायदा हो सकता है? हम लोग गेहूं को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और हम लोग गेहूं इतना एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि इससे हम लोग काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकें, और हमें ये मतलब मौका गंवाना भी नहीं चाहिए। हम लोग काफ़ी अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। ये आर्टिकल खुद द हिंदू ने यहाँ पर कवर किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे इकोनॉमी से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। GS पेपर 3 में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जो हम लोग इसको लेकर बात करते हैं, तो हुआ क्या है कि दुनिया भर का जो व्हीट एक्सपोर्ट है, जो गेहूं का एक्सपोर्ट है, उसका एक क्वार्टर, एक बहुत ज़्यादा मात्रा का जो हिस्सा है वो रशिया यूक्रेन दोनों मिलकर एक्सपोर्ट करते हैं। तो मतलब गेहूं का बहुत बड़ा हिस्सा रशिया यूक्रेन के अंदर उगाया जाता है। अब उगाते हैं तो इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं दूसरे कंट्रीज के अंदर। अब दोनों में लड़ाई चल रही है, कुछ भी व्यापार हो नहीं रहा है। तो इसमें भारत के पास फायदा है कि जो अलग कंट्रीज जिनको रशिया यूक्रेन गेहूं एक्सपोर्ट कर रहे थे, हम उन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम लोग उनसे पैसा जनरेट कर सकते हैं, उनसे अपना ट्रेड रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो रशिया आज के टाइम पर दुनिया का एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर माना जाता है व्हीट का। तो गेहूं सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है रशिया। उसके बाद बताया गया लगभग 2019 का डेटा जब हम देखें तो रशिया यूक्रेन दोनों ने मिलकर 25.4% जो दुनिया भर का व्हीट है उसमें से 25.4% व्हीट एक्सपोर्ट किया था। तो अपने आप इमेजिन कर सकते हो दोनों कंट्रीज के पास बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा व्हीट का है देखने को मिलेगा।
उसके बाद जब हम टॉप 5 कंट्रीज के बारे में बात करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा वीट को एक्सपोर्ट करते हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर, तो उसमें रशिया टॉप पर है, यूएस भी है, कनाडा भी है, फ्रांस भी है और यूक्रेन भी आपको नजर आएगा। तो ये कुछ कंट्रीज है जो कि बहुत ज़्यादा वीट को एक्सपोर्ट करती हैं अलग अलग देशों के अंदर। क्लियर हुआ। उसके बाद यहां पर कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम वीट के बारे में बात करते हैं, अभी आप तो समझ लिया कि कौन कौन एक्सपोर्ट करता है ज़्यादा, लेकिन एक क्वेश्चन दिमाग में ये भी तो आएगा कि दुनिया में, चलो हमें पता चल गया कौन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, बट ये भी बता दो कौन सी कंट्री है जो कि सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करती है गेहूं को, तो वो इजिप्ट है। इजिप्ट यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूं को इंपोर्ट करता है। उसके बाद टर्की भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पेंडर, मतलब बहुत सारा पैसा खर्चता है इस गेहूं के ऊपर, मतलब रशिया यूक्रेन से इस गेहूं को खरीदता है टर्की भी। क्लियर हुआ। जो 74% इंपोर्ट था ना टर्की का 2019 के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों कंट्री से आया था गेहूं का। अब बात करते हैं इंडिया की, तो वीट के मामले में इंडिया भी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बट क्वेश्चन यह है हम लोग इसको प्रॉपर एक्सपोर्ट नहीं कर पाए क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा जो एरिया है वो हम खुद कंज्यूम कर लेते हैं। क्लियर हुआ। इंडिया ने लगभग यहां पर प्रोड्यूस किया है लगभग 107.59 मेट्रिक टन ऑफ वीट एनुअली। हम लोग हर साल इतना वीट प्रोड्यूस करते हैं और बस खाली प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ज़्यादातर वीट हम लोग, हमारी पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी है तो ज़्यादातर वीट हम लोग कंज्यूम भी कर लेते हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इंडिया का जो वीट एक्सपोर्ट है पूरे दुनिया भर का अगर हम बात करें तो 1% से भी थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, तो मतलब वीट को हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो अभी हमारे पास चांस है, दुनिया भर में वीट का अकाल पड़ जाएगा जब रशिया यूक्रेन नहीं भेजेंगे तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि भारत यहां पर ये वीट भेजकर इन कंट्रीज के साथ अपने ट्रेड रिलेशन बढ़ाकर एक लॉन्ग टर्म में मामला सेट कर सकता है, जिससे हम लोग अपने फार्मिंग एरिया को भी डेवलप कर पाएंगे, हमारी इकॉनमी भी जनरेट हो पाएगी, हम लोग थोड़ा बहुत पैसा भी यहां से जनरेट कर पाएंगे। क्लियर हुआ। तो ये तो मैंने आपको करंट इशू के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वीट को लेकर आपसे पूछी जा सकती है। वीट क्या है? वीट यहां पर एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, मतलब भारत के अंदर सबसे ज्यादा खाए जाने वाला फसल कौन सा है? चावल। ठीक है, सबसे ज्यादा खाया जाने वाला अनाज चावल है, चावल के बाद गेहूं आ जाता है। ठीक है, यहां पर ध्यान रख सकते हो। उसके बाद एक मेन फूड क्रॉप है, खासकर इंडिया के अंदर बात करें तो नॉर्थ वाला एरिया है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, वहां पर सबसे ज्यादा यहां पर गेहूं ही खाया जाता है। गेहूं एक जो वीट एक रैबी क्रॉप आपको देखने को मिलती है, ध्यान रखना क्वेश्चन बन सकता है। रैबी क्रॉप है, इसको लेकर एक क्वेश्चन बना भी था जो कि मैं आपके साथ डिस्कस ऑलरेडी काफी बार कर चुका हूं द हिंदू न्यूज़पेपर के डिस्कशन में। उसके बाद बताया गया जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था हमारा, जो भी जहां से एग्रीकल्चर हमारा ग्रो होना चालू हुआ है, उसका भी जो सक्सेस हुआ है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था राबी क्रॉप्स के ऊपर, स्पेशली जो वीट है ना, इसको लेकर काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, यहां पर आप ध्यान रख सकते हो। उसके बाद जो हम लोग वीट कल्टीवेशन के बारे में बात करते हैं, तो भारत के अंदर गेहूं का कल्टीवेशन के लिए यहां पर अलग अलग बॉडीज देखने को मिलेंगी। मैक्रो मैनेजमेंट मोड ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, और कुछ गवर्नमेंट और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि हम लोग अपने जिस इनिशिएटिव से हम लोग अपने वीट कल्टीवेशन को सपोर्ट करते हैं, गेहूं की मात्रा को काफी ज्यादा उगाते हैं। अब बात करें गेहूं का उगाने के लिए, इसके कल्टीवेशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पहली बात टेम्परेचर अच्छा चाहिए, टेम्परेचर लगभग 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का चाहिए होता है जब हम इसको लगा रहे होते हैं, और इसकी कटाई के टाइम पर लगभग 21 से 26 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है। और जब भी गेहूं को लगा रहे हैं तो इसमें जो रेनफॉल है वो लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है। सॉइल की बात करें तो यहाँ पर एक फर्टाइल लोमी सॉइल चाहिए होता है। वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में बात करें तो यूपी, पंजाब, अगर हम बात करें भारत के अंदर तो यूपी हुआ, पंजाब हुआ, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इन सभी एरियाज में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है वीट को। इंडिया एक सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का, जैसा मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो ग्रीन रिवोल्यूशन है इसके बारे में आपको बता दिया, इसका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। प्लस वीट कल्टीवेशन को लेकर क्या क्या स्टेप्स उठाए जाते हैं ये भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल भी जबरदस्त होने वाला है। बात की गई है एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 6 के बारे में, जबरदस्त आर्टिकल है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, यहां पे आप देख पाओगे इंडिया और ओमान। ठीक है, इंडिया ओमान के बीच का जो ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है ये स्टार्ट हो चुका है। कहां पर? जोधपुर के अंदर ये स्टार्ट हुआ है। देखो, भारत और ओमान अपने आप में दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री हैं, दोनों के रिलेशंस बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा अच्छे हैं। एग्जैक्टली जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, जितना आप सोच सकते हो उससे भी कई गुना ज़्यादा दोनों कंट्रीज के रिलेशन अच्छे देखने को मिलते हैं। नाउ जब हम बात करते हैं भारत का जो इंडियन एयरफोर्स है
उसके साथ यहाँ पर जो ओमान का रॉयल एयरफोर्स है, इन दोनों ने मिलकर 5 दिन का बायलेटरल एक्सरसाइज यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है जोधपुर के अंदर। आपको ध्यान रखना है जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर। और ये जो अभ्यास है इसको नाम दिया गया है ईस्टर्न ब्रिज 6, मतलब ये छठा एडिशन है। इससे पहले यहाँ पर ऑलरेडी 5 एडिशन हो चुके हैं, तो ये बेसिकली एक छठा एडिशन होने वाला है, ध्यान रखना है इसके बारे में। नाउ ये जो अभ्यास है इसका मेन मकसद क्या है कि देखो, अब ऑब्वियस ही बात है, ओमान की एयरफोर्स होगी, हमारी एयरफोर्स होगी, आपस में सब एक एक्सरसाइज करेंगे, एक अभ्यास करेंगे, तो क्या होगा, आपस में इंटरेक्शन बढ़ेगा। ठीक है, इंटरेक्शन बढ़ेगा, बातचीत कर पाएंगे, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर पाएंगे। देखो, जो बहुत कुछ उन्हें आता है वो वहाँ पर सिखा पाएंगे, जो बहुत कुछ हमें आता है हम लोग यहाँ पर उनको सिखा पाएंगे। तो एक तरीके से नॉलेज शेयर और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर होती हुई नजर आएंगी। ये चीज़ें तो अलग हो रही हैं। देखो, अब ये सब चीज़ें होती रहेंगी, दोनों का मेल मिलाप बढ़ेगा, तो इससे ऑलरेडी जो रिलेशन है दोनों कंट्रीज के वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत होते हुए चले जाएंगे। क्लियर हुआ? तो अभी ये इस एक्सरसाइज का छठा एडिशन है, लेकिन इससे पहले जो 5वां वाला एडिशन था ईस्टर्न ब्रिज 5, ये हुआ था अक्टूबर 2019 में। कहां पर? एयरफोर्स बेस मसीरा, ओमान के अंदर ये हुआ था। क्वेश्चन ये है, लोकेशन दिखा दो ओमान कहां पर है, तो देख लो। चलो, यहां पर आप देख पाओगे ये हमारा महान भारत हुआ, और इंडिया के कंपैरिजन में आपको यहां पर ओमान देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहां पर आप देख पाओगे ओमान और इंडिया के बीच में आपको अरेबियन सी भी देखने को मिल जाता है। तो ओमान रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ध्यान रखना। ओमान से आगे जाओगे यहाँ पर आपको पर्शियन गल्फ देखने को मिलता है। ओमान से पीछे यहाँ पर आपको यूएई देखने को मिलेगा, नीचे येमेन देखने को मिलेगा, ऊपर सऊदी अरेबिया भी देखने को मिल जाता है। इसके आसपास की कंट्रीज मैंने आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन ये है, ओमान का जो इंपॉर्टेंस है भारत के लिए वो इतना ज़्यादा क्यों है और किस चीज़ को लेकर है? देखो, ओमान जो है ना, इंडिया का एक बहुत ज़्यादा करीबी डिफेंस पार्टनर है पूरे गल्फ रीजन के अंदर। जो ये गल्फ रीजन है, इस पूरे गल्फ रीजन में ओमान इकलौती कंट्री है जिसके डिफेंस रिलेशन भारत के साथ कई गुना ज़्यादा अच्छे हैं। जब डिफेंस कॉपरेशन के बारे में चर्चा होती है तो डिफेंस रिलेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट पिलर है इंडिया ओमान की जो पार्टनरशिप है उसके लिए। देखो, हुआ क्या है, डिफेंस रिलेशन को लेकर दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ फ्रेमवर्क, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, खासकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी साइन हो चुका है, और जो कि 2021 के अंदर रिसेंटली किया गया था। मतलब अभी इसको रिन्यू किया गया था। और रिन्यू कब किया गया था? अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आपको ये आर्टिकल पढ़ा है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप जाकर लगभग 2 फरवरी का जाके मेरा डेली करंट अफेयर का वीडियो देख सकते हो, 2 या 1 फरवरी का। इन्हीं में मैंने इंडिया ओमान के रिलेशनशिप को काफी डिटेल से कवर किया था। नाउ बात करें ओमान की, तो गल्फ रीजन के अंदर एक लौती कंट्री है जिसके साथ भारत तीनों जो हमारी फोर्सेस है उनके साथ अभ्यास करता है। मतलब जो हमारी नेवी या ओमान की नेवी है तो उनके बीच में भी अभ्यास होता है। ओमान और हमारी नेवी के साथ साथ हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, तो सभी के बीच में अभ्यास होता है। नाउ क्वेश्चन ये है, कौन कौन से अभ्यास होता है, नाम बता दो क्योंकि नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान रखना, इंडिया और ओमान की जो नेवी है, इन दोनों के नेवी के बीच में जो अभ्यास होता है उसको हम लोग बोलते हैं नसीम अल बहर। ठीक है, उसके बाद दोनों कंट्रीज के बीच की जो आर्मी के बीच में अभ्यास होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल नगाह। फिर उसके बाद दोनों कंट्रीज के बीच की जो भी हमारी एयरफोर्सेस है उनके बीच में जो अभ्यास होता है वो होता है ईस्टर्न ब्रिज। ठीक है, जो कि अभी हो रहा है, ये छठा एडिशन है, ये भी ध्यान रखना। क्लियर हुआ? अब जब बात करते हैं ओमान की, तो ओमान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। क्यों पार्टनर है? क्योंकि ओमान के पास एक पोर्ट है, पोर्ट ऑफ दकम। यहां पर आप देख पाओगे ये पोर्ट का एक्सेस भारत को ओमान दे चुका है। तो भारत के पास एक्सेस है, मतलब हम लोग इस पूरे बेस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा कंट्रोल यहां पर है अच्छा सा। ठीक है, तो अगेन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप दूसरी तरफ देखोगे तो चाइना का खतरा हमारी तरफ काफी मंडरा रहा है। चाइना का एक बहुत बड़ा यहाँ पर स्ट्रैटेजी है जिसको हम लोग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के नाम से जानते हैं। आपने काफी बार पढ़ा होगा। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के अंदर क्या है, जब आप लोग यहाँ पर देखोगे, इधर इंडिया देखने को मिलेगा, ऊपर चाइना। चाइना ने इंडिया को चारों तरफ से घेर रखा है। कैसे? तो पहले तो यहां पे आप देख पाओगे पाकिस्तान के अंदर एक ग्वादर पोर्ट को बना रखा है, इधर से सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकाल रखा है। तो अगेन इंडिया के पीछे इधर आके बैठ चुका है चाइना। उसके बाद यहां पर मालदीव्स में आप देख पाओगे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो यहां पर चाइना बैठ चुका है। श्रीलंका में हम्बन टूटा पोर्ट ऑलरेडी खरीद चुका है। ठीक है, लीज पर ले चुका है 99 साल के लिए, तो यहां पर चाइना बैठा हुआ है। उसके बाद ऊपर देखोगे बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुका है, म्यांमार के अंदर पोर्ट पे इन्वेस्टमेंट कर चुका है। तो इस प्रकार से यानी कि एक पूरी की पूरी मोतियों की माला सी बूंदी है, इसी को हम लोग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बोलते हैं। तो ये चाइना की पूरी स्ट्रैटेजी है, ध्यान रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे बन सकता है। बट इंडिया भी यहां पर इससे और आगे है। ठीक है, अब इंडिया का क्या रोल है तो मैं आपको बताता हूं। मैंने भी आपको एक बताया था क्या चीज, जो पोर्ट ऑफ दकम है, यानी ओमान यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ओमान का पोर्ट ऑफ दकम है, ये हम लोग को यहां पर मिल गया, इसका एक्सेस हम लोग को मिल चुका है। तो इससे क्या हुआ, हमने चाइना को घेर लिया। चाइना अपने आपको स्मार्ट समझता है, हम उससे आगे हैं। कैसे? चाइना बोलता है हमने इंडिया को ऐसे घेर लिया, चाइना ऐसा कहता है।
अब क्या हुआ, इंडिया बोला अभी रुको, अभी ये देखो। तो इंडिया बोलता है कि बेटे तुमने हमें अगर ऐसे घेरा है तो हमने पूरे चाइना को ऐसे घेर लिया है। कैसे? तो सबसे पहली बात, मंगोलिया में यहाँ पर भारत का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, मंगोलिया में यहाँ पर आपको भारत का बेस देखने को मिलेगा। उसके बाद ईरान के अंदर यहाँ पर चाबार पोर्ट पूरा भारत ने डेवलप कर रखा है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कहाँ पर, ओमान के जो ये पोर्ट है दक्कन पोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, क्योंकि ये ना होता तो गैप बहुत लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर हमें एक्सेस मिल चुका है। उसके बाद सीचिल्स का एजम्पशन, ये हमारे एक्सेस यहाँ पर मिल चुका है। बीच में बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, यहाँ पर पूरा भारत का रोल देखने को मिलेगा। उसके बाद इधर डायरेक्टली देख पाओगे, इधर सिंगापुर में चांगी पोर्ट, इंडोनेशिया के अंदर आप देख पाओगे, फिर उसके बाद वियतनाम में आप देख पाओगे। यहां पर सभी जगह पर पोर्ट भारत ने डेवलप कर रखे हैं। जापान में भारत को पोर्ट का एक्सेस मिल चुका है। तो अगेन चाइना सोचता है कि अगर हम लोगों ने ऐसे करके घेरा इंडिया को, तो इंडिया बोलता है कि शांत बैठो, अभी रुक जाओ, ऐसे देखो हमने चाइना को इस प्रकार से घेर रखा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो आपसे क्वेश्चन बने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल क्या है, तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल समझ लिया। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का तोड़ क्या है, तो उसको ये तोड़ है, ये डायमंड शेप में, इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं नेकलेस ऑफ डायमंड। ठीक है, तो चाइना की स्ट्रेटेजी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल कहलाती है, बट जो भारत की वाली स्ट्रेटेजी है इसको हम लोग नेकलेस ऑफ डायमंड बोलते हैं। आई होप आपको काफी अच्छे से ये क्लियर हो चुका है। चलो आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल काफी जबरदस्त है, बात करेंगे वीर सावरकर साहब के बारे में। ये आर्टिकल आप देख पाओगे चर्चा में है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, साथ साथ हमारे जो नायडू साहब हैं, इन्होंने मिलकर श्रद्धांजलि दी है वीर सावरकर साहब को इनकी डेथ एनिवर्सरी के ऊपर। यह आप आर्टिकल देख पा रहे होंगे अपने साथ में। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस यहाँ पर इतनी ही इन्फॉर्मेशन जो कि आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज, यहाँ पर वीर सावरकर साहब, यहाँ पर इनका जन्म कब हुआ था, तो 28 में 1883 में जन्म हुआ था। कहाँ पर, भगुर में, एक गांव है महाराष्ट्र के नासिक के पास में। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया। इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी जिसको नाम दिया अभिनव भारत सोसाइटी। उसके बाद ये यूके चले गए। अब यूके गए, उसके बाद जाकर यहाँ पर वहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वॉल्व हुए। इंडियन हाउस एंड द फ्री इंडियन सोसाइटी के साथ इन्वॉल्व होते हुए ये नजर आए थे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया ये हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट रहे 1937 से लेकर 1943 के बीच में। ये दोनों लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान से सुनना। सावरकर साहब ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो ये किताब सावरकर साहब के थ्रू लिखी गई और इसके अंदर यहां पर सावरकर साहब ने गुरिल्ला वॉरफेयर के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, गुरिल्ला वॉरफेयर जो कि यहां पर इनकी ट्रिक्स यूज करी गई थी सेपॉय म्यूटनी के टाइम पर, 1857 के रिवॉल्ट के टाइम पर, तो वो सारी बातें इस बुक के अंदर मेंशन की गई हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन बने, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये टाइटल जो बुक है ये किसने लिखी है, तो यहाँ पर सावरकर साहब ने लिखी है। उसके बाद यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है, इन्होंने यहाँ पर एक और किताब लिखी है जिसका नाम है हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू करके आपको एक किताब देखने को मिलेगी, तो ये भी इनके थ्रू लिखी गई है। आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो चुका है। नाउ फटाफट क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या बने हैं आज के, जिसके आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। पहला क्वेश्चन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ओनर के अंदर जब हम बात करते हैं तो एक तो यूरोपियन पार्टनर है, बाकी 4 कंट्रीज कौन कौन सी है, उन कंट्रीज के नाम नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। अगला क्वेश्चन, चाइना ने अपने 2 प्रीवियस स्पेस स्टेशन भेज चुका है ऑर्बिट के अंदर, उसका नाम क्या है। ठीक है, 1 और 2 करके है, नाम एक ही है, बस खाली उसके अंदर पार्ट 1 पार्ट 2 करके देखने को मिलेगा, उसका नाम बता दो। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, जो ये स्विफ्ट है इसको बनाया गया था 1973 में, इसका हेडक्वार्टर कौन से कंट्री के एरिया में देखने को मिलेगा, तो उस जगह का नाम बताना है। अगला क्वेश्चन यहां पर ये बोलता है डैश इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ व्हीट, इसका मतलब दुनिया में कौन सी कंट्री है जो कि सबसे ज्यादा गेहूं को इंपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट करती है। उसके बाद इंडिया ओमान के बीच की जो एयर फोर्सेस हैं इनके बीच का अभ्यास शुरू हो चुका है, उस अभ्यास का नाम क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन, एक बुक है हिंदुत्व हु इज हिंदू करके, तो ये बुक किसने लिखी है, उनका नाम भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। नाउ इनके आंसर्स कहाँ पर हैं, तो आंसर्स ये हैं, बट हम लोग फटाफट रिवीजन मारेंगे और रिवीजन मारते साथ साथ हम लोग यहाँ पर इनके आंसर्स को भी देख लेंगे। तो अभी आंसर नहीं पता है तो मेरे साथ चेक करो और आंसर सब कुछ यहाँ पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। चलो, तो हमने पहला आर्टिकल डिस्कस किया कि रशिया ने धमकी दी है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को गिरा दिया जाएगा कंट्रीज के ऊपर। ठीक है, ये हमने अभी डिस्कस किया और यहाँ पर मैंने आपको बताया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जो बनाया गया है वो 5 कंट्रीज के थ्रू मिलकर बनाया गया है, जिसमें से यूएस है, रशिया है, यूरोपियन पार्टनर है, जापान है और कनाडा है। तो इन कंट्रीज ने मिलकर इस ISS को डेवलप किया है, इनका रोल काफ़ी बड़ा है। और अभी 2030 तक हम लोग वैसे भी ISS को रिटायर करने वाले हैं। इसको गिराया जाएगा कहाँ पर, पॉइंट ऑफ नेमो पर, और ये आपको पैसिफिक ओशन के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि दूसरे और कौन कौन से स्पेस स्टेशन है, तो इसमें चाइना का स्पेस स्टेशन है जिसको हम लोग तियांगोंग 1 और तियांगोंग 2 के नाम से जानते हैं।
ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में मैंने आपको काफ़ी सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बताई कि यहाँ पर 92 मिनट्स के अंदर यहाँ पर ये अर्थ का सर्कल पूरी तरह से कंप्लीट करता है, कि इन कंट्रीज़ की जो स्पेस एजेंसी है, जैसे कि यूएस का नासा हुआ, रशिया का रॉसकॉस्मोस हुआ, तो इनके स्पेस एजेंसीज ने मिलकर इस पूरे पर्टिकुलर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया था। उसके बाद स्विफ्ट वैन के बारे में हमने डिस्कशन किया। स्विफ्ट मैन क्या है मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या है मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। यहाँ पर जो स्विफ्ट है पूरा का पूरा है, ये इसको 1973 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपको बेल्जियम में देखने को मिलेगा। तो आपके नेक्स्ट सवाल का आंसर मिल चुका है। स्विफ्ट से पहले यहाँ पर एक और चीज़ हुआ करती थी जिसका नाम था टेलिक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि रशिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा स्विफ्ट का बैन होने से, ठीक है। रशिया का स्टैंड क्या है, तो रशिया पहले से यहाँ पर तैयारी करके चल चुका है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि भारत के पास पूरी तरह से अपॉर्चुनिटी कि भारत गेहूं को एक्सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया और उसके साथ साथ हम लोगों ने जाना कि एक क्वेश्चन की दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन सा है जो कि गेहूं को इंपोर्ट करता है, तो वहाँ पर इजिप्ट आता है। आपके नेक्स्ट सवाल का आंसर मिल चुका है। इंडिया वीट का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। जब भी हम लोग वीट के बारे में बात करते तो कुछ यहाँ पर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। वीट एक राबी क्रॉप है, ठीक है। इंडिया के अंदर चावल के बाद सबसे ज़्यादा गेहूं का इस्तेमाल होता है। इसके लिए टेम्परेचर, रेनफॉल की कितनी रिक्वायरमेंट होती है वो हमने समझा। उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 6 के बारे में डिस्कशन किया। एक छठा एडिशन है जहाँ पर इंडिया ओमान की एयरफोर्स के बीच में यह अभ्यास हुआ है, ठीक है। ये अभ्यास स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले जो 5वां वाला एडिशन था वो कहाँ पे हुआ था, ओमान के अंदर। ध्यान रखना इसके बारे में, ठीक है। मैंने आपको लोकेशन दिखाई। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया ओमान का इंपॉर्टेंस भारत के लिए क्या है, प्लस पोर्ट ऑफ द कम का जो एक्सेस है भारत को मिल चुका है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल समझा हमने, नेकलेस ऑफ डायमंड को समझा। फिर वीर सावरकर साहब के बारे में हमने डिस्कशन किया, तो इनका जन्म कब हुआ, प्लस यहाँ पर एक टाइटल है, बुक का टाइटल है जिसका नाम है हिंदुत्व, हु इज़ हिंदू, ये किसने लिखी है, तो यहाँ पर ये लिखी गई है वीर सावरकर साहब के थ्रू। तो ये आंसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, सारे आंसर, ठीक है। इनको आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा अच्छे से। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।